हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में। लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने चर्चा किया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के किसी एक नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं और वो तीसरा पदार्थ जो है पहले से संयुक्त होने वाले पदार्थों के गुणों में भिन्नता दर्शाता है, चेंज रहता है, तो इस अवस्था को रासायनिक अभिक्रिया कहा गया था। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को आप पहचानेंगे कैसे, इसकी भी चर्चाएं हुई थी, जिसमें ये बातें सामने आई थी कि पदार्थों के जो अवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है। तो इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान भी हम लोगों ने किया था। और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसी की चर्चा हम लोग कल इसके पहले भी किए थे और अभी भी करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, पहले चर्चा हम जो अब तक के वीडियो सेशन में इसके पहले हो चुके हैं इस चैप्टर में, उनकी एक बार थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से कर ले। इसके पहले हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के ऐसे संयुक्त होकर के जब एक नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते थे उसे संयोजन अभिक्रिया कहा गया था। और इस तरह से संयोजन अभिक्रिया में को योगात्मक अभिक्रिया भी नाम दिया गया था। ठीक इसका उल्टा अपोजिट था वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या था कि किसी बाह्य फैक्टर के कारण, किसी बाह्य दाब के कारण, ताप के कारण, मतलब जो बाह्य फैक्टर हो, कोई भी बाह्य फैक्टर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, तो उसके कारण जो भी हमारा यौगिक था जब वो टूट करके अपने अवयवी भागों में सेपरेट हो जाता, अलग हो जाता था, तो उसको हम लोग कहते थे कि ये वियोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा हम लोगों ने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने में ऊष्माक्षेप यानी ऊष्मा का जब निर्मुक्त होना, यानी ऊर्जा जब निर्मुक्त होती थी, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया था। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में ऊष्मा ली जाती थी, गेन की जाती थी, ग्रहण की जाती थी, तो उसको हम लोगों ने कहा था कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया की चर्चा हम लोगों ने कल किया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। जैसे हमने उदाहरण भी लिया था, कार्बन का संयोग हुआ था ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन का संयोग ऑक्सीजन के साथ था तो CO2 था। ठीक है, इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया में भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, मैग्नीशियम इस तरह का अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करते थे तो MnO2 बनता था, MnO2 बनता था। तो इस तरह से ये क्रियाएं जब होती हैं तो इन घटनाओं को कहा जाता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया का ऑक्सीकरण की अवस्था है। इसके अलावा एक पहचान और बताई गई थी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु अथवा आयन में, किसी भी तत्व के परमाणु अथवा आयन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया था इसका, जैसे ये सोडियम है। अब ये सोडियम है, ये जब सोडियम आयन के रूप में कन्वर्ट होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि सोडियम का जब परमाणु होता है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं जो होती हैं वो 11 होती हैं। लेकिन जब ये आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं 10 हो जाती हैं, क्योंकि जब किसी तत्व के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब उसके ऊपर धन आवेश होता है और जब वो ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ तक की चर्चाएं इसके पहले वाले वीडियो सेशन में हो गई थी। आई होप आप समझ लिए होंगे और उसको कंप्लीट भी कर लिए होंगे। आज जो हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं वो ऑक्सीकरण के बाद एक अगला रिएक्शन है, अगला अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया या इसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, अपचयन अभिक्रिया। देखिए, ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसका ठीक उल्टा जो है ये अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में और अपचयन अभिक्रिया में दोनों में ही चीज़ है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी तत्व के परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। लेकिन अपचयन में क्या होता है, जब किसी तत्व का परमाणु या आयन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ग्रहण करता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह से वो अपचयन अभिक्रिया है। और भी तमाम अपचयन अभिक्रिया की पहचान है जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करें तो अगर हम ये कह लें कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अपचयन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं कि जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण में क्या था, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता था
और अपचयन में क्या होता है कि किसी पदार्थ से जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये सिचुएशन कहलाती है अपचयन की अभिक्रिया। दूसरी पहचान, यानी पहला तो हमारा हाइड्रोजन के जुड़ाव के साथ हो गया कि जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये पूरी घटना क्या कहलाती है, अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी भी पहचान है हमारे पास कि दूसरा हम कैसे कह सकते हैं कि अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन अलग होता है, सेपरेट होता है, यहाँ जुड़ने की बात हुई, अलग होता है। जब किसी पदार्थ में से या यौगिक में से, पदार्थ में से, द्रव्य में से, यौगिक में से जब ऑक्सीजन सेपरेट होता है, ऑक्सीजन जब निकलता है, अलग होता है, तो ये सिचुएशन कहलाती है हमारी अपचयन अभिक्रिया की। तो इस तरह से ये भी पहचान है हमारे पास कि जब हाइड्रोजन जुड़ता हो तो अपचयन की अभिक्रिया है, जब ऑक्सीजन निकलता हो अपचयन की अभिक्रिया है। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके आधार पे किसी रिएक्शन को हम पहचान सकते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण है या अपचयन है, वो है कि जब किसी पदार्थ के जो परमाणु हैं या आयन हैं उन जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं बढ़ जाती हैं और इस अवस्था में उस अभिक्रिया को हम लोग जो है अपचयन की नाम देते हैं कि ये अभिक्रिया जो है अपचयन की अभिक्रिया है। चलिए अपचयन अभिक्रिया को हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें, कोई भी एक उदाहरण अगर हम लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 और एग्जाम्पल है हमारा इसके साथ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन जुड़ता है तो हम पहले इसी जो पहचान है इसको भी साथ में लेकर चलेंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है उसको भी उसके साथ हम लोग जोड़ेंगे। तो पहले हम इसको ध्यान में रख करके देखें कि जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है, तो जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है तो हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे जुड़ रहा है हाइड्रोजन, यानी CO2 प्लस H2। कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन जुड़ता है, तो पहले लाइन में हम लोगों ने यही चीज़ को देखा है कि जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद बना क्या रहा है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे H2O बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस है यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो हमें दोनों घटनाएं एक साथ दिखाई देंगी, ऑक्सीकरण का भी और अपचयन का भी। हालांकि इसकी चर्चा भी हम अलग से करेंगे। एक ऐसी अभिक्रिया होगी जिसको रेडॉक्स नाम दिया जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की घटनाएं एक साथ घटती हैं, तो उसे बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। जस्ट इसके तुरंत बाद का है। तो पहले इस अभिक्रिया के थ्रू हम अपचयन को समझेंगे। तो जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी हाइड्रोजन का जुड़ा हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया कि ये अपचयन की अभिक्रिया है। अब दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन निकल रहा है। अब ऑक्सीजन निकल रहा है तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और जैसे ही यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये निकल करके अपने आप को व्यवस्थित करता है, किसके, हाइड्रोजन के साथ जोड़ता है कुछ परमाणु इसके, और यहाँ H2O के रूप में भी हो, तो ऑक्सीजन निकल भी रहा है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों चीज़ों को जो है प्रूव करता है कि ये अपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसमें दोनों बात हो रही है, जरा देख लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये पूरी की पूरी जो घटना घट रही है, इसका मात्र अगर देखा जाए तो ये घटना है हमारी अपचयन की, ये घटना है अपचयन का। और उसी तरह से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये घटना जो है ये है ऑक्सीकरण की। ठीक है, अब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों सिचुएशन इस तरह से सामने नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसे उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण को अगर हम लोग देखें, और भी कुछ उदाहरण हैं कि जिनके आधार पे हम देख रहे हैं। अगर मान लीजिए एक उदाहरण और हम ले रहे हैं, और वो उदाहरण है आपका अमोनिया से रिलेटेड है, 2NH3 अमोनिया, ठीक है, के साथ जुड़ रहा है Br2, जो ब्रोमीन है ये जुड़ रहा है और बन रहा है N2 प्लस, बनेगा आपका 6HBr। अब एक चीज यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि चूंकि
अभी हम लोगों ने रासायनिक समीकरण जो सेकेंड टॉपिक है उसको अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, और रासायनिक समीकरण में जो तत्वों के परमाणु हैं उनकी संख्याओं का तीर के बाईं तरफ और तीर के दाईं तरफ संतुलन भी होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि अभी हम लोगों ने इस चीज को अभी नहीं पढ़ा है, संतुलन करने की विधियों को हम लोगों ने अभी नहीं देखा है, तो यहाँ हम डायरेक्ट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2CO, तो 2CO अब कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र केवल CO होता है, यहाँ तो इसके परमाणुओं की अणुओं की संख्या है। अब यहाँ पे जैसे अमोनिया है, सूत्र NH3 होता है, यहाँ तो इसके अणुओं की संख्या है। तो ये जो है ये ऑलरेडी हम आपको संतुलित कर लिखा हुआ, लेकिन संतुलित कैसे किया जाएगा इसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक की जब चर्चा करेंगे, जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो जब समीकरण की बात करेंगे तो वहाँ संतुलन करने की विधियां सिखाई जाएंगी। उसके बाद जितने भी रिएक्शंस होंगे उनके सभी तत्वों के परमाणुओं और अणुओं पे हम लोग तुरंत फोकस करेंगे कि कहाँ संतुलन बना हुआ है, कहाँ संतुलन नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे देख लें, हम डायरेक्ट संतुलित करके ही लिख दे रहे हैं। ये लिखा हुआ 2NH3 और यहाँ Br2 है और यहाँ 6Br है। अगर संतुलन वैसे भी हम देखें तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे Br6 लिखा हुआ यानी 6 Br है और यहाँ पे जो है Br2 है यानी इसके 2 हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ 6 है, यहाँ भी हमको 6 लाना है, तो जाहिर सी बात है कि 2 है यहाँ पे और हमें 6 लाना है। तो 2 अगर है तो क्या कर दिया जाए तो 6 आएगा, जाहिर सी बात है 3 से गुणा कर दिया यानी 3 यहाँ लिख देंगे। तो फिलहाल ये सब लिखने की विधियाँ अभी हम सेकंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो इस तरह से ये उदाहरण अगर हम देखें तो 2NH3 + 3Br2 और बनेगा आपका N2 + 6HBr। अब इनमें भी दोनों घटनाएं घट रही हैं, ऑक्सीकरण की भी हो रही हैं और अपचयन का भी हो रहा। आज देखते हैं कौन सा ऑक्सीकरण का हो रहा, कौन सा अपचयन का हो रहा। अब ये देख रहे हैं कि NH3 है यानी यहाँ हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, Br के साथ जुड़ करके HBr बना ले रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये अपचयन की घटना है, क्योंकि ये Br जो है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। ध्यान दीजिए, ये Br किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ। और चूंकि हम लोगों ने पहचान में यहाँ पे क्या देखा कि हाइड्रोजन जुड़ता हो, तो इस तरह से ये घटना जो होगी वो अपचयन का होगा। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि अपचयन कौन सा हो रहा है, किसका, Br HBr में। ठीक है, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। शेष जो बच रहा है इसका, ये घटनाएं जो हो रही है N2, ऐसे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। देखिए यहाँ से निकल रहा है। और ऑक्सीकरण में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो सेशन में देखे थे कि हाइड्रोजन निकलता हो, तो हाइड्रोजन ही निकल रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता था, हाइड्रोजन जो है वो निकलता था। तो हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए ये घटना ऑक्सीकरण की हुई। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है, इसलिए घटना क्या हुई, अपचयन की हुई। तो इस तरह से ये आपका अपचयन जो है अभिक्रिया, ये आपके विथ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। इनमें दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो यहाँ पे थियरी लिखा हुआ है और उसी को प्रूव किया गया है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। चलिए, तो आई होप ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्लियर हो चुकी होंगी। दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे की ठीक उल्टी हैं। ठीक, अब अगर एक ऐसे रासायनिक अभिक्रिया की बात करें जो कि लास्ट में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, जैसे ही हम लोगों ने ऑक्सीकरण को अलग और अपचयन को अलग पढ़ा है, अब जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ घट रही हों, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ घटित हो रही हों, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये उदाहरण आपके सामने है। अगर इसी में हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है 2NH3 + 3Br2, ये बन रहा है N2 + 6HBr। ये पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। यहाँ पे जो Br2 है ये कन्वर्ट हो रहा है HBr में, यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसके साथ, तो ये अपचयन की घटना है। और NH3 से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये ऑक्सीकरण की घटना है। तो ऐसे सिचुएशन में जो परिभाषा है रेडॉक्स अभिक्रिया की, हमें कह सकते हैं कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन
दोनों की घटनाएं एक साथ घटित हो रही हों तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, बहुत आसान है बड़े, क्योंकि ऑक्सीकरण इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अपचयन भी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पढ़ लिए हैं तो उसी ऑक्सीकरण और अपचयन को जोड़ दिया जाए, कंबाइंड कर दिया जाए, तो जो रिएक्शंस मिलेगा वो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया का होगा। और इस तरह से ये एग्जाम्पल आपके सामने है, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो एग्जाम्पल है वो दोनों घटनाएं एक साथ लिए हुए। अपचयन हो रहा है किसका, Br2 का HBr में, ऑक्सीकरण हो रहा है किसका, NH3 का N2 में। क्योंकि ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलता है तो देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन निकल गया, केवल N2 बचा, और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो देख रहे हैं Br में H जुड़ गया, तो इस तरह से अपचयन हो गया। ठीक, तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं जो थी वो हमारे आज पूरा हो गई, जिनमें हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया को पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया को पढ़ा, ऊष्माक्षेपी पढ़ा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया को पढ़ा, इसके अलावा जो है ऑक्सीकरण, अपचयन और फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अर्थात ये जो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इन रासायनिक अभिक्रियाओं का आखिर हमारे दैनिक जीवन पर जो है प्रभाव क्या पड़ता है। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ वस्तुएं हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन पे ऐसी वस्तुओं को लेकर के क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके सिलेबस में दो चीज़ें हैं और दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों पे टिप्पणियां पूछी जाती हैं। एक आपका है संक्षारण, यानी हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन पर प्रभाव, ये हमारा हेडिंग होगा, एनसीईआरटी बुक में आप देख लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन पर प्रभाव। इसमें से दो घटनाएं घटित होती हैं जो कि हमें पढ़ना है। एक है हमारा संक्षारण और दूसरा है हमारा विकृत गंधिता। एक को कहेंगे संक्षारण और एक को हम लोग कहेंगे विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता, इन दोनों पे टिप्पणी पूछी जाती है, यानी ये लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, या टिप्पणी कह लें, कह करके पूछा जाता है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के बोर्ड परीक्षा में इनमें से विकृत गंधिता पूछ लिया गया था और संक्षारण में भी कुछ पूछे गए थे। तो इस तरह से ये दोनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए इनको हर हालत में इस तरह से देखना है बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए ठीक है, संक्षारण की बात हम लोग करते हैं। संक्षारण क्या है, इसको अंग्रेजी में क्रोशन कहा जाता है। ठीक है, CORROSITO। ठीक है, संक्षारण क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो प्रायः देखा जाए तो संक्षारण को जो है जंग लगने के नाम से जानते हैं। जैसे लोहा है, अब लोहे की पाइप है, लोहे की कोई वस्तु है, हम लोग देखते हैं उसके ऊपर जंग लगता है। तो संक्षारण को अगर हम कॉमन तौर पे देखें तो जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो संक्षारण कहलाती है। ठीक है, अब वो संक्षारण के कारण क्या चेंजिंग आती है, या दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है। तो संक्षारण के कारण देखते हैं हम लोग जो है, जो लोहे के पुल होते हैं, जो रेलिंग होती है, जो जहाज होती हैं, या लोहे के जो पाइप होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जो घटनाएं घट जाती हैं वो जो होती है, वो उनकी जो आयु होती है, उनकी जो गुणवत्ता होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी ला देती है। और ये क्यों होता है, होता क्या है कि आसपास के उसमें जो है थोड़ा सा अम्लीयता आ जाती है, और जिसके कारण जो होती है वहाँ पे क्षरण उत्पन्न हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कैसे जो है संक्षारण को अगर देखा जाए। ये आपके लोहे का एक पाइप है, और इस लोहे के पाइप को अगर देखें तो इसके पहले ये जो था एक अच्छी अवस्था में था, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही बाहर से ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ा, इसके ऊपर जैसे ही
बाहर जो वायु है जो कि विभिन्न गैसों का मिश्रण है वो इसके ऊपर पड़ा, तो ये तुरंत, चूंकि लोहा यानी Fe होता है और ये ऑक्सीजन से तुरंत संयोग करके जो है लोहे का ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, यानी लोहे का ऑक्साइड, और इसके ऊपर क्या होती है, एक परत जम जाती है, और इसके कारण जो है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो संक्षारण यही कहलाती है। इसीलिए सामान्य भाषा में इसे जंग लगना कहते हैं। अब ये लोहा है, इसके ऊपर पूरी तरह से जंग लग चुका है, ये संक्षारण है, और इसी के कारण इसके जो एक तरह से इसकी गुणवत्ता है, इसकी जो आयु है, इसमें कहीं न कहीं से कमी है, और ये पूरा का पूरा देख रहे हैं नष्ट हो चुका है। तो ये जो प्रक्रिया है ये संक्षारण की है। देख रहे हैं पूरा का पूरा ये जो भी निकल रहा है, इसी को हम लोग जंग कहते हैं, अपने कॉमन भाषा में भी कहते हैं। तो इस तरह से ये संक्षारण है। टिप्पणी पूछी जाती है तो इस तरह से इसको हम देख लेंगे कि संक्षारण क्या है। तो हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि संक्षारण सामान्य भाषा में संक्षारण को जंग लगना कहते हैं, और जिसके कारण जो लोहे की पाइप है, जहाज है, या फिर जो रेलिंग है, पुल है, ये सारे के सारे जो नष्ट हो जाते हैं। और ये होता कैसे है, क्यों आखिर होता है, तीनों में हम देखेंगे कि ये क्या होती है कि जब ये किसी धातु अपने आसपास जो है थोड़ा सा अम्लता के संपर्क में आ जाता है, क्योंकि ये लोहा जो अभी हम लोग देख रहे थे ये अम्लता के संपर्क में आया तो इसके ऊपर जो है जंग लग गया। तो इस तरह से ये संक्षारण की क्रिया हो। ठीक है, चलिए दूसरी टॉपिक है इसकी, और रासायनिक अभिक्रिया का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम हम लोग यहाँ लिखे थे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक है। इस विकृत गंधिता को रेंसिडिटी के नाम से जाना जाता है, RANCIDITY। रेंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या है, देखिए विकृत गंधिता है कि जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन खाद्य पदार्थों में जो उपस्थित तेल है या वसा है, जैसे जो भी पैकेट हमारे खाद्य पदार्थ के आते हैं, चिप्स हुआ, इसके अलावा नमकीन वगैरह हुआ, या तमाम प्रकार की जो बंद पैकेट आते हैं, उनमें क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें तेल या जो वसा उपस्थित होता है, उसके कारण क्या होती है कि धीरे धीरे जो तेल या वसा उसमें है जिससे वो बना हुआ है, मान लीजिए चिप्स है, नमकीन है, वो तेल या वसा में छाना गया है। अब जाहिर सी बात है कि तेल और वसा में क्या होगा, कहीं न कहीं से ऑक्सीजन होगा, तो इस तरह से, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, बस इतने केवल अंतर होता है। होता तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलकर होता, लेकिन अपेक्षाकृत ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। फिर भी जो ऑक्सीजन उसमें होता है वो कहीं न कहीं से कुछ दिनों बाद क्या होता है, अपचयित हो जाता है, और अपचयित होने के बाद एक समस्या आती है कि जो पैकेट होता है उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खाने लायक नहीं रह जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और वैसे भी क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आज खाद्य पदार्थ बना और पैकेट में आज हुआ, आज ही जो है सप्लाई होकर के पूरा का पूरा खत्म हो गया। कंपनियां बनाती हैं और महीनों भर, क्या साल भर, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक उसको जो है मार्केट में चलता रहता है। कंपनी से चली जो है थोक विक्रेता के यहाँ, फुटकर विक्रेता के यहाँ, आपके घर पे फिर जो है यूज होता है। तो ऐसे सिचुएशन में इतने दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए अगर उसको देखा जाए तो उसके अंदर कहीं न कहीं से कोई और पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम विकृत गंधिता की बात करें कि जिस टाइप से अगर हमें आ जाए लिखने के लिए कि विकृत गंधिता पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, तो किस तरह से हम देखें, तो हमारा ये होगा कि जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें जो उपस्थित तेल या वसा हैं, उसमें जो पाए जाने वाला ऑक्सीजन है कुछ दिनों के बाद अपचयित होकर के वो क्या होता है कि नष्ट हो जाता है, और वो अपचयित होकर के जो है उसमें दुर्गंध उत्पन्न कर देता है। अब जब दुर्गंध उत्पन्न कर देता है तो इसी घटना को कहा जाता है विकृत गंधिता। ठीक है, यानी खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन जब वो अपचयित होकर के उस पदार्थ में दुर्गंध उत्पन्न कर देता है, सड़ा देता है, खाने योग्य नहीं रह जाता, तो ऐसी घटना कहलाती है विकृत गंधिता। ठीक है, अब इससे बचने का उपाय क्या है, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस जो खाद्य पदार्थ का जो पैकेट है उस पैकेट में जो है कुछ अक्रिय गैसें भर दी जाती हैं। अब खास करके जो इस समय जो भरी जा रही हैं गैसें, उनमें जो है नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए, चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक उदाहरण से, ये है आपका, ठीक है, अब ये खाद्य पदार्थ है, अब देख रहे हैं होगा तो इसमें बस थोड़ा सा, लेकिन ये लग रहा है कि पूरा भरा हुआ है।
अब भरा हुआ का मतलब क्या है, इसमें हवा भरी हुई है, ठीक है। अब हवा भरी है तो कौन सी इसमें हवा भरी है, क्योंकि हवा यानी वायु वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तमाम विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। तो इस तरह से इसमें जो पैकेट है, ये पैकेट में भरा हुआ खाद्य पदार्थ कहीं खराब ना हो जाए, ये कहीं इसके अंदर दुर्गंध ना उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो ये जो बना हुआ है, बनने के लिए अगर हम देखें तो ये बनने के लिए जो है जुलाई 2020 का बना हुआ है, ठीक है। और ये बनने के लिए 13 जुलाई 2020 का बना हुआ है, और आज देख रहे हैं कि इतने दिनों बाद भी ये खाने योग्य है। अगर इसमें जो तेल और वसा हैं अगर दुर्गंध उत्पन्न कर दे तो ये घटना विकृत गंधिता है। लेकिन उस विकृत गंधिता से बचने के लिए इसमें क्या किया गया है, अक्रिय गैसें कुछ भरी जाती हैं ऑक्सीजन को हटा करके, तो इसमें भरी हुई है नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जो इस तरह का दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें उस नाइट्रोजन गैस को निकाल दें अभी तो ये हो गया खत्म कहानी इसकी, यानी अब वो गैस इसमें से निकल गई। अब इसको अगर हम रख देंगे तो ये दुर्गंध इसमें उत्पन्न हो जाएगा और इसी घटना को विकृत गंधिता बोलेंगे। लेकिन वो गैस भरी हुई थी, इसलिए तब तक जब तक वो गैस थी तब तक ये सुरक्षित था। जबकि जुलाई 13 जुलाई का बना हुआ है, आज आपका अगस्त महीना चल रहा है, फिर भी महीने से ज़्यादा हो गए, फिर भी ये सुरक्षित अभी पता नहीं कब तक रहता। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो क्वेश्चन आपसे अलग से ये भी पूछे जाते हैं कि विकृत गंधिता को दूर करने के उपाय, तो हमारा जवाब होगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। विकृत गंधिता क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो अपचयित होकर के क्या होता है, उस पदार्थ में दुर्गंध उत्पन्न कर देता है। तो ऐसी घटना विकृत गंधिता कहलाती है, ठीक है। तो अब तक जो भी हुआ हम लोगों का इन सब वीडियो सेशन में, अब तक के वीडियो सेशन को लेकर के इस चैप्टर के एक खंड को हम लोगों ने पूरा कर लिया, वो था रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग अगले वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण का, जिसमें रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, और जैसे ही रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कर लेंगे, आने वाले जो भी समय होगा बिना संतुलित किए हम उसको आगे नहीं बढ़ेंगे। अब तक तो जो भी था वो केवल आधा था, हाफ पार्ट था, और हाफ पार्ट आज आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक के बाद अब हम लोग सेकंड टॉपिक की चर्चा करेंगे अगले वीडियो सेशन में, जिसमें होगा रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्योंकि पूरी चैप्टर का नाम ही है रासायनिक समीकरण, अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो समीकरण की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।